हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट जो सेकेंड क्वार्टर के आए हैं। मैं उनकी चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। रिजल्ट कैसे रहे ये तो हम चर्चा में जो है शामिल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में सबसे पहले हम शेयर प्राइस के बारे में देखना चाहेंगे। देखिएगा, पिछले 6 महीने के दौरान इसके शेयर प्राइस में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। अगर पिछले 6 महीने में बात करें तो केवल 3.7% की रिटर्न इस शेयर्स ने दी है, तो कोई बहुत बड़ी रिटर्न्स नहीं है। तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो इसके कोरस्पोंडिंगली हमें देखने चाहिए। कंपनी की मार्केट कैप है 6.54 लाख, और जबकि बैलेंस शीट की जो वैल्यू है, अगर हम नेट एसेट्स की बात करें तो नेट वर्थ की जो वैल्यू है वो अगर हम बात करें तो वो है तकरीबन 2,04,000 करोड़। तो 2,04,000 करोड़, 2,05,000 करोड़, तो इसका मतलब है कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो कम से कम इसकी यानी कि 3 गुना है। तो कम से कम रिटर्न ऑन एसेट्स 3 टाइम्स होनी चाहिए, यानी कि 3% होनी चाहिए। यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब है तो जो कंपनी के एसेट्स हैं उनसे अगर हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रॉफिट मान लीजिएगा 1,000 है और एसेट्स आपकी 50,000 है, तो 1,000 को 50,000 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मेजरमेंट है जो बैंक के अंदर तकरीबन अगर कंपनी का शेयर बुक वैल्यू पर चल रहा हो, यानी कि बैलेंस शीट की नेट वर्थ वैल्यू पर चल रहा हो, तो उस कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स कम से कम 1 होनी चाहिए। लेकिन अगर वो शेयर बाजार में 3 गुना कीमत पे है तो वो उसको उतने ही मल्टीप्लाई कर लेने चाहिए। तो रिटर्न ऑन एसेट्स शुड बी नॉट लेस देन 3 टाइम्स, क्योंकि 3 गुना से ज़्यादा है। पी रेशो कंपनी की अभी है 17.79। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देखिएगा, रिजल्ट के बारे में जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ, ये एक्चुअली क्या, मैंने इनकी सारी प्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ ली है, उसके बाद आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिएगा, ये जो क्वार्टर है, जून क्वार्टर के बाद जो सितंबर क्वार्टर है, इस क्वार्टर में पूरी की पूरी म्यूटेड परफॉर्मेंस रही। इनकी जितनी इंटरेस्ट की अर्निंग बढ़ी, यानी कि लोन दे के जो इंटरेस्ट की अर्निंग इंक्रीज हुई, उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि जितना इन्होंने लोन के ऊपर इंटरेस्ट कमाया या अपनी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कमाया, उतना ही इंटरेस्ट इनको एक्स्ट्रा देना पड़ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इंटरेस्ट की जो इनकम है वो तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए बढ़ी। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट के खर्चों की बात करें तो 15,101 करोड़ से 16,606 करोड़ हो गए, यानी कि 1,500 करोड़ के आसपास बढ़ भी गई। अब मैं बाकी बैंकों के ना रिजल्ट एनालिसिस कर रहा था, तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ ना हमारे को थोड़ी सी मतलब डाउट क्रिएट कर रही है। और डाउट क्रिएट क्या कर रही है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं मोस्टली जितने भी बैंकों को हम देख रहे हैं सबकी सैलरी इंक्रीज है, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी हुई है, और जो अदर एक्सपेंस है वो भी तकरीबन 10% बढ़े हुए। तो अदर कॉस्ट तो बढ़ी हुई है इनकी, लेकिन जो सैलरी वाला पार्ट है उसमें इन्होंने सेविंग दिखाई है। तो जो सेविंग दिखाई है वो तकरीबन यहाँ पर 150 करोड़ के आसपास है, और वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हिसाब किताब बनता है। मेजरली अदर इनकम्स की जो फिगर्स है वहाँ पे, यानी कि जो बैंकिंग का अदर कारोबार है वो अच्छा रहा है यहाँ पे, और तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का एक्स्ट्रा बिजनेस यहाँ पर किया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली क्वार्टर में थे 14,139 करोड़, 4,139 करोड़, जो बढ़कर हो गए 4,14,229 करोड़। तो कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, यानी कि एक म्यूटेड परफॉर्मेंस है। लेकिन बैंक ने देखिएगा यहाँ पे मुझे लगता है 2 जगह पर स्मार्टली प्ले किया है, और एक है एम्प्लॉय कॉस्ट पर, और दूसरा है अब मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है प्रोविजंस, यानी कि बैंक के प्रोविजन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। और इस बैंक में 2 चीज़ें ही हमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही हैं। एक कर रही है एम्प्लॉय की सैलरी सिग्निफिकेंटली कैसे घट सकती है जबकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है, ब्रांचेज आपकी सारी ऑपरेट हो रही हैं, तो काम आपका अदर इनकम का भी सही हुआ है, तो या तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा कि जो प्रोविजंस की फिगर्स है वो अपने लोएस्ट लेवल पर है। अगर पिछले 2-3 साल में अगर हम देखें तो मात्र 582 करोड़ है। वो भी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि शायद इसके अंदर प्रूडेंस की मात्रा थोड़ी सी कम है, यानी कि जो कंजर्वेटिज्म है वो कम है, और एग्रेसिवली इन्होंने प्रोविजंस का अमाउंट जो है, जो छोटे मोटे रिस्क थे उनको इंक्लूड नहीं किया है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली इन्होंने लिस्ट जो प्रोविजंस है वो मुझे लगता है कि बनाया है, जो बाकी हमने पढ़ा है। तो ये जो प्रोविजंस घटा है यही सारा गेम है 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, और यही इनके नेट प्रॉफिट का जंप है। तो नेट प्रॉफिट 9,648 करोड़ से बढ़कर हो गया 10,261 करोड़ रुपए, और यही यहाँ पर ट्विस्ट है
कि ये जो प्रॉफिट आया है बस खाली किससे आया है, प्रोविजन से। अब प्रोविजंस देखिएगा जस्टिफाई भी हो रहे हैं, क्योंकि जो नेट एनपी हैं या ग्रोस एनपी हैं उनकी जो मात्रा है वो सिग्निफिकेंटली परसेंटेज टर्म्स में कम हुई है। तो 0.48 से घटकर 0.43 हो गई है नेट एनपीए, और ग्रोस एनपीए 2.76 से 2.48 हो गई है। तो ये तो बैंक जो है ये बता रहा है कि भाई मेरी एसेट्स क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई है। तो ये जनरली जब बाकी बैंक इतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं पीयर एनालिसिस, तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जो सिस्टम के अंदर एनपी आ रहे हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक बैंक को बिल्कुल ना टच करे और दूसरे को बहुत ज़्यादा टच कर दे। तो एक जो एवरेज वर्किंग्स होती हैं वो हम जनरली देखते हैं, बट यहाँ पे बैंक जो है बहुत बढ़िया रिपोर्ट कर रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 2.41 है, तो यहाँ पर अभी भी स्लाइटली आपको उस लेवल पर जो 3% की जो रिटर्न ऑन एसेट्स होनी थी उसके नीचे ही है, अभी उसके आसपास भी नहीं गया है। तो अल्टीमेटली रिटर्न ऑन एसेट्स में अभी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो बाजार अभी थोड़ा सा भाव आप कह सकते हैं कि स्लाइटली हायर साइड है। पी वैल्यूशंस पे देखेंगे तो 15-16 के पी पर है फॉरवर्ड अर्निंग में, वहाँ से तो आपको महंगा नहीं लगेगा, लेकिन जो रिटर्न ऑन एसेट्स के पैरामीटर्स हैं वहाँ पे जनरली जब ग्रोथ स्लो हो जाए तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है प्राइस टू बुक वैल्यू से डिवाइड करके 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो वहाँ पर अभी भी क्योंकि बैंक में ग्रोथ है, अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, बट हम क्वार्टर ही बात करते हैं बैंकिंग रिजल्ट्स के। तो ये कुल मिलाकर जो रिजल्ट है वो मान लीजिए अगर जो कंपेयर करें बाकी बैंकों के, कोटक महिंद्रा के बैंक के भी रिजल्ट आए, अगर उन सब परिप्रेक्ष्य में देखें जो बड़े बैंक्स में जितने रिजल्ट अभी आए वहाँ पर एक बेहतर स्थिति में जो है आईसीआई बैंक लग रहा है। और सबसे खास बात यह है कि शेयर का प्राइस नहीं चला है पिछले 6 महीने में। और कंपनी की बैलेंस शीट में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, तो पिछले 3 महीने में 2.5% ही बैलेंस शीट की वैल्यू बढ़ी है। हालांकि इसमें एक डिविडेंड पे आउट भी था, तो डिविडेंड की पेमेंट के बाद अगर हम देखें तो बैलेंस शीट के अंदर केवल 2.5% का चेंज आया है। तो शेयर प्राइस में जून से सितंबर में बैलेंस शीट की जो बुक वैल्यू 2.5% इंप्रूव हुई है। और पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, और वहाँ से तो आप देखेंगे कि 20% के आसपास का जो है बैलेंस शीट में ग्रोथ है। तो ये तो जस्टिफाई करता है ये 20% ग्रोथ। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले सितंबर के बाद पिछले 6 महीने में शेयर्स नहीं चला, लेकिन अगर पूरे साल भर में देखेंगे तो साल के शुरू के 6 महीने आज की डेट से बहुत अच्छे चला है ये बैंक। तो कुल मिलाकर अभी मुझे फेयरली वैल्यूड लगता है, कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत जो है ऊपर की वैल्यूएशन है, लेकिन 4-5% के जो मूव है वो दोनों साइड आने के चांसेस हैं। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा सस्ता है ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा है, महंगा तो नहीं लग रहा है, तो ना तो महंगा लग रहा है ना सस्ता लग रहा है। तो हमें एक फेयर वैल्यूएशन के आसपास है, किसी भी साइड पे 4-5% का स्विंग देखिएगा आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक में, जो हमें लग रहा है। और अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो एक अच्छी ईपीएस इन्होंने रिपोर्ट की है, तकरीबन 15.27 रुपये की, तो यहाँ पर एक ग्रोथ भी है। तो जो क्वार्टर रिजल्ट्स में जो ग्रोथ आई है वो खाली एक प्रोविजंस घटने की वजह से आई है, और दूसरा एम्प्लॉय की जो सैलरी है उस पर जो इन्होंने कंट्रोल किया है। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें या बैलेंस शीट साइज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बताए डिपॉजिट ग्रोथ कैसी रही है। देखिएगा पूरे सारे के सारे डिपॉजिट जो हैं वो क्वार्टर 4.5% बढ़े, ईयर ऑन ईयर 18% बढ़े। और उसमें से भी अगर एफडी के फिगर्स को अगर हम देखेंगे तो मेजरली एफडी में बढ़ रहा है। तो एफडी में जो ग्रोथ है वो 9% की है एक क्वार्टर। लेकिन जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की फिगर है वहाँ आप देखेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। वो बताता हूँ मैं आपको कि सेविंग अकाउंट मात्र 0.5% बढ़ा पूरे 3 महीने के दौरान, और पिछले 3 महीने के दौरान करंट अकाउंट 2.6% बढ़ा। यानी कि जो सस्ता कर्जा है वो इनका नहीं बढ़ रहा है। अब सस्ता कर्जा नहीं बढ़ता तो भैया क्या होगा, इम्पैक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे होगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो क्वार्टर 2023 में था 4.31, वहाँ से तो इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन जो अभी पीछे जून क्वार्टर था वहाँ पे इंटरेस्ट लेने और देने के बीच का जो डिफरेंस था वो 4.5% अब की आ रहा है, लेकिन पिछली बार तो 4.78। तो ये एक जो है एक नेगेटिव इंडिकेशंस होता है कि भाई बैंक का कर्जा महंगा है, और इसीलिए जो है इस बैंक को शायद अभी शेयर प्राइस नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बैंकों के निम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स लगातार घटते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एक रेशो को और देखें तो वो भी जो है जनरली हमें देखनी चाहिए, उस रेशो को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो बैंक के लिए जो ग्रोथ वाली कैपिटल है उसकी परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रही है, तो कैपिटल एडिक्वेसी 16.07 पे। लोन की दर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है, लेकिन लोन देने के लिए
जो कर्जा चाहिए वो महंगे रेट पे मिल रहा है। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं और बैंक को भी ग्रोथ करने के लिए इक्विटी भी और इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्योंकि 16 के आसपास जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो शायद बाजार पसंद ना करे, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी जब तक इम्प्रूव नहीं होगी बैंक के लिए ग्रोथ कैपिटल जब तक नहीं आएगी, क्योंकि लोन ग्रोथ तो है अच्छी लेकिन डिपॉजिट से वो काम चल नहीं सकता, क्योंकि आपको एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एक न्यू इक्विटी या परपेचुअल डिवेंचर्स डालने की जरूरत है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो बैंक है ये भी जो चैलेंजेस है शेयर प्राइस के इस वजह से फेस कर रहा है। अर्निंग ठीक आई है, बढ़िया रिजल्ट है। अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर तो आपको एक्सेलेंट परफॉर्मेंस नजर आएगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बाकी अगर बड़े बैंकों के साथ में अगर इसको कंपेयर करें तो एक अच्छी रिटर्न्स जो है इसने दिखाई है, यानी कि जो ग्रोथ है वो दिखाई है। लेकिन फिर भी पूरे बैंकिंग सिस्टम में जो रिस्क है वो तो है ही, और यहाँ पे इन्होंने जो भी प्रॉफिट में ग्रोथ है क्योंकि म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, सारा गेम बना है प्रोविजंस कम होके। अब वास्तव में एसेट्स क्वालिटी इतनी अच्छी इंप्रूव हो गई है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब या वो अगले क्वार्टर में फिर प्रोविजंस आ जाएंगे, वहाँ पर आपको नज़र बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको आप डेफर कर सकते हैं एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में। तो ये भी हो सकता है कि पता है बैंक को कि भाई इस बार ग्रोथ नहीं आई है तो प्रोविजंस को कम कर लेते हैं, अगली बार मान लीजिए ग्रोथ आ जाएगी तो उस टाइम पे प्रोविजन को ठीक कर लेंगे और थोड़ा। तो जो भी हम प्रोविजंस हैं उसमें आपको अगले क्वार्टर में देखना पड़ेगा। कुल मिला के जो रिजल्ट है मुझे लगता है कि उम्मीद से अच्छे रिजल्ट हैं, और अगर बाकी जो बैंक्स हैं उनके साथ भी अगर कंपेयर करें तो अगर आप कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले क्वार्टर में था 230.1 का और इस क्वार्टर में 241, और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बस एक मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बट फिर भी देखिएगा जो बाकी बैंक्स हैं उनके सामने का अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिली है। तो ICICI बैंक को मुझे लगता है कि बाजार देखिएगा शायद इसको पीटेगा तो नहीं, क्योंकि जिस वैल्यूएशंस पर अभी ये ट्रेड कर रहा है तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड हमें नहीं लग रही है। लेकिन बाजार है भाई, बाजार में अगर इंटरनेशनल सेंटिमेंट ख़राब हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल थोड़ी टेंशन हो रही है, बाज़ारों में इंटरनेशनली प्रॉफिट बुकिंग है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट है उन सब को अनदेखी करते हुए हम डीकपलिंग करेंगे। तो बाजार की भावनाओं के साथ जो है शेयर रिएक्ट कर सकता है, बट कुल मिलाकर रिजल्ट्स जो है इसकी अभी जो वैल्यू है इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और अगर 880 रुपये के आसपास ये शेयर मिलता है अगर बाजार में किसी करेक्शन में, तो शायद वहाँ पर एक वैल्यू बाय जो है वो एमर्ज हो सकती है। तो अगर उन प्राइस के आसपास मुझे लगता है कि शेयर्स में कुछ शेयर्स उठाने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं जो वैल्यू पिकिंग करते हैं। तो यहाँ पर बस इस वीडियो में इतनी ही चर्चा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।